नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के लिए ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। ये कंप्लीट, इसमें जैसा पेपर एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। जो 2020 का जो है पैटर्न आपका, 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके हिसाब से कंप्लीट ये यहाँ पे है। इसमें सारे सेक्शन के क्वेश्चन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सब कुछ, यूपी सेंसस, मिसलेनियस, सब कुछ। इसको आप पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। बहुत एफर्ट लगे हैं पहले क्वेश्चन बनाने में, ट्रांसलेट करने में, फिर उसको यहाँ पे डिकोड करने में, एक्सप्लेन करने में। पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम का काम है ये। आप इसको भरपूर फायदा उठाइए। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। हमारे कई सारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे 2 नंबर है 8564880530, 9696066089, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए, आप पूरी ये जो 150 वाली क्वेश्चन की सीरीज है इसको सॉल्व करिए आप, और स्कोर बताना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप चाहें तो इसे यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज या कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो भी आप चाहें उसके लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। एंड अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे तुरंत से तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि जो समुद्री परितंत्र है उसमें प्लैंकटन समुदाय जो होता है उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट कही गई है कि ये पादप और जंतु दोनों को शामिल करता है, और दूसरे में कहा गया है ये सागर के नितल में पाए जाते हैं। देखिए, इंग्लिश में बॉटम वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ये ओशियन के बॉटम की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये बॉटम पे ना होकर टॉप पर पाए जाते हैं। ठीक है, नितल में नहीं पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूजफुलनेस ऑफ कोरल रीफ्स। पहले में कहा गया है कि मछलियों की जनसंख्या के लिए कोरल रीफ्स की उपयोगिता है, फिर पर्यटन में औषधीय उपयोग और तटीय सुरक्षा। ये सारे ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रवाल भित्ति की उपयोगिता इन सभी जगहों पर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बात की जा रही है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहले में कहा गया है कि ये झीलों के अतिरिक्त सभी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम है, और ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। साथ ही ये प्लान, ये जो योजना है, ये 2015 में लाई गई थी। तो इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये झीलों के अतिरिक्त नहीं है। यहाँ पर ये सब हो नहीं, सभी होगा। और ये झीलों के अतिरिक्त नहीं है, ये झीलों और आर्द्र भूमियों दोनों के लिए है। ठीक है, झीलों के लिए भी है और ये आर्द्र भूमियों के लिए भी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया है हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन से हैं इसमें से, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट केवल हमारा है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक एसिड और स्मॉग जो है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 से संबंधित, इसमें कहा गया है कि ध्वनि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ध्वनि प्रदूषण को, और उसके बाद इसके तहत किसी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सरकार के पास है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑयल स्पिल। तेल जो अधिप्लाव हो जाता है उसको नियंत्रित करने के तरीकों में दिया गया है कि डिटर्जेंट के द्वारा बुलबुले के माध्यम से तेल को वाष्पीकृत करके किया जा सकता है, ऑयल जैपिंग द्वारा, जैविक उपचार, और दहन के द्वारा, और स्किमर्स के द्वारा। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से सोचकर बताइए। देखिए, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये चारों ही मेथड्स हैं जिससे हम ऑयल स्पिल को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, ऑयल जैपिंग द्वारा जैविक उपचार के तहत क्या होता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको इसमें भेजा जाता है, और तेल में उपस्थित जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको खाकर वह उसे गैर हानिकारक CO2 और जल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वाटर में परिवर्तित कर देता है। फिर हम देखते हैं दहन
और उसके बाद स्किमर्स, स्किमर्स बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसके तहत ऑयल को अलग किया जाता है वाटर से, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है कि मैच द पोल्यूटेंट्स। देखिए मैच नहीं करना है, हमें ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें जो हमारा करेक्टली मैच्ड है वो देख लेते हैं पहले एक बार। आर्सेनिक का लिखा हुआ है ब्लैक फूट डिजीज, फ्लोराइड का लिखा गया है फ्लोरोसिस, और एक्सेस ऑफ नाइट्रेट का लिखा है मेथामोग्लोबिनीमिया। तो मेथामोग्लोबिनीमिया, ब्लैक फूट डिजीज और फ्लोरोसिस, ये तीनों ही हमारे करेक्टली मैच्ड हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर मैच द पॉल्यूटेंट्स नहीं होगा, करेक्टली मैच बताना है कौन सा है, ठीक है। सुमेलित नहीं करना है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। देन आगे बढ़ते हैं, एज इफेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है ये दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मिलन क्षेत्र में पाया जाता है और एस्टुरी इसका उदाहरण है। फिर कहा गया है कि यहाँ जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम होती है। देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर एस्टुरीज का उदाहरण है और दो पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर जो जैव विविधता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ना कि कम। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, ना कि कम। देन इसमें बात की गई है मृदा उपचार की XC2 विधियाँ। कौन सी इसमें XC2 विधियाँ हैं? कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग और बायोस्टिमुलेशन। तो कंपोस्टिंग और लैंड फार्मिंग हमारी XC2 में आ जाएंगे, लेकिन बायोस्टिमुलेशन इन C2 विधि होगी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट है वो क्या होगा? क्या वो बढ़ेगी पहले से या फिर घटेगी, उसके बाद अपरिवर्तित रहेगी, वृद्धि होगी या कमी होगी? तो देखिए क्या होगा इसमें, इसमें पहले बढ़ेगी फिर घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन होगा कि ये इसमें कमी आएगी। देखिए लो लैटिट्यूड ये हो गई और फिर हम ऊपर जाते जाएंगे तो आपको पता है कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। जब हम पोलर रीजन्स पे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी में कमी देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अनुकूल होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हर चीज़ वो इक्वेटर पर ही होती है जीवों के लिए। सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं। आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो भी हमें सबसे ज़्यादा घरों में इंसेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसीलिए जब हम इधर जाएंगे हाई लैटिट्यूड की तरफ तो इसमें कमी आएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो वर्ड जहाँ पर भी आए तो आप वहाँ पर समझ आएगा क्रायो का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडे की बात हो रही है। तो अब आइए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इसमें इसका इस्तेमाल बीजों और अन्य आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए किया जाता है और इसके तहत पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है। तो कौन से स्टेटमेंट सही होगा? ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। एक तो प्रिजर्वेशन है और दूसरा क्रायो है। तो इससे आपको वर्ड से भी कई बार हम चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें करना है मैच द फॉलोइंग। इसमें हम पहले देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा। करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि नामेरी टाइगर रिजर्व असम में पाया जाता है और पेरियार पाया जाता है केरला में। कवल जो टाइगर रिजर्व है वो पाया जाता है तेलंगाना में और सातकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, नामेरी असम में पाया जाता है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, जो कवल है वो तेलंगाना में और सातकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसे भवनों की ऊर्जा मांग को न्यूनतम करने हेतु लागू किया गया था और सरकारी और निजी दोनों भवनों पर इसे लागू किया गया है और 2007 में इसे लागू किया गया था। इससे संबंधित हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट उपरोक्त सभी, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता से संबंधित स्टेटमेंट्स हैं। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है ओशियन एसिडिफिकेशन यानी कि सागरीय अम्लीकरण की। पहले में कहा गया है ये समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है और इससे समुद्र में कार्बनिक अम्ल बनते हैं, ठीक है, और समुद्री जीवों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं। फिर हम आगे देखते हैं।
निम्नलिखित प्राणियों को उनके आयुसीन स्टेटस के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसको मिलाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक बार फिर से बी। तो चीरू जो है वो हो जाएगा हमारा एंडेंजर्ड। फिर ऑलिव रिडले टर्टल ये हो जाएगा वल्नरेबल। देन साइबेरियन क्रेन हो जाएगा हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जर्डॉन्स कर्सिल ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ऐसे तो हमको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। जो भी न्यूज़ में हो, जो भी आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलते हैं, उनको थोड़ा ध्यान से लर्न कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब कहा गया है कौन सा इसमें से जीव स्तनधारी जीव है? कोआला, स्पाइनी एंट ईटर और डॉल्फिन, ये तीनों ही जीव हमारे स्तनधारी जीव है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए कोआला एक क्या होता है, ये एक मार्सुपियल कैटेगरी में आता है, जिसमें एक पाउच होता है एनिमल्स की, जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू, उसी कैटेगरी में कोआला भी आता है। और ये जो स्पाइनी एंट ईटर है ये भी मैमल है। ठीक है, और ये एग वाला जो एग्स देते हैं वैसा मैमल है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है हाइबरनेशन से रिलेटेड, यानी कि शीत निष्क्रियता। ये जो शब्द है ये शीतकाल को सुषुप्त अवस्था में बिताने को व्यक्त करता है। ये आपने हाइबरनेशन का नाम काफ़ी बार सुना होगा, तो आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कंगारू, गिरगिट और केचुए में ये पाया जाता है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये एक दिशीय प्रवाह होता है, और दूसरे में कहा गया है पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का क्षय होता है, और जो बाकी ऊर्जा है उसका स्थानांतरण अगले में हो जाता है। तो अगर आपको याद हो ट्रॉफिक लेवल का, तो दूसरी स्टेज में जब ट्रांसफर होता है तो सिर्फ 10% का होता है। ठीक है, और 6 कितने का हो जाता है, 90% वहीं पर यूज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी ईजी पॉइंट है, लेकिन हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर केवल ए हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट ऐसे ही दिए जाते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, ये इनकरेक्ट है। देन 19th क्वेश्चन में बात की गई है आर्द्र भूमि में क्या शामिल होगा इसमें से? स्वैम्प, डेल्टा, एस्टुरी और मैंग्रोव। तो आर्द्र भूमि ये सभी होती हैं, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ पर भी मिट्टी और पानी एक साथ होंगे वो आर्द्र भूमि होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं कि क्या होता है, आपको अलग अलग नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। देन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। देन इसमें होगा कौन सुमेलित है? देखिए नेक्टन समुदाय में कहा गया है कि ये बड़े आकार के तैरने वाले जंतु होते हैं, और बेंथिक समुदाय में कहा गया है सागरीय नितल के समीप रहने वाले पादप और जंतु जो होते हैं, सागरीय नितल मतलब कि ओशन के बॉटम के पास जो रहते हैं उनको बेंथिक कहा जाता है। और प्लैंकटन वो होते हैं जो सागरीय सतह पर रहने वाले पादप और जंतु होते हैं, और ये धारा के विपरीत नहीं तैर सकते हैं। एक बार फिर से ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं, और ऑप्शन हमारा करेक्ट डी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, नेक्टन समुदाय कौन सा होता है? जो बड़े आकार के तैरने वाले होते हैं। बेंथक वो होता है जो सागरीय समुद्र में, सागरों में नितल के समीप रहते हैं पादप और जंतु। और प्लैंकटन वो होते हैं जो टॉप पर रहते हैं, और ये सागर की जो धारा होती है उसके विपरीत नहीं तैर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं? कौन से प्राप्त होते हैं? तो मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एक टेस्ट सीरीज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो वो होते हैं 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें हम इससे करेक्ट ऑप्शन अपना निकाल सकते हैं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा? इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और तीसरा। ठीक है, 29 और 16 ये दिया हुआ है, ये आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 20, ये दोनों को ही प्राप्त होते हैं। देन मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो कौन सा कथन होगा? इसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था है कहा गया है, और दूसरे में कहा गया है ये देश के सब कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन संविधान में इससे रिलेटेड कोई विशेष व्यवस्था नहीं दी गई है। ठीक है, और इसे देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। फिर हमें एक बार मैच करना है इन आर्टिकल्स को। ये जल्दी से आप बताइए कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये आपको आना चाहिए। आर्टिकल्स तो लर्न होने ही चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऑप्शन नंबर बी होगा, फिर मैच कर लेते हैं। तो आर्टिकल 48 जो दिया हुआ है
वो हो जाएगा हमारा दूसरा कृषि एवं पशुपालन का संगठन। देन बी हो जाएगा आर्टिकल 43B का सुमेलन होगा सहकारी समितियों की को प्रोत्साहन से। और अनुच्छेद जो 49 है इसका हो जाएगा स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। और आर्टिकल 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता। राइट। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है किन संवैधानिक प्रावधानों में साधारण बहुमत के द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। संसद में गण पूर्ति और दूसरी अनुसूची और राज्य विधानसभा का विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति। तो किसमें कर सकती है? इन सभी में कर सकती है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें किन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया गया है? तो मूल ढांचे का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर मूल ढांचे का इसको हिस्सा घोषित किया जाता रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता, न्याय तक प्रभावी पहुंच, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, संघवाद, ये सारे ही संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो इसके तहत जो और भी आते हैं वो आते हैं संविधान की सर्वोच्चता हो गई, भारत की संप्रभुता और एकता, और व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये सब भी मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने केसेस के द्वारा कभी कभी बीच बीच में इनको घोषित किया जाता रहा है। ठीक है। तो इनको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से मैंने बता दिए हैं, और काफ़ी और भी इसमें एडेड है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। कहा गया है कि इनके चुनाव के लिए उसे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहर्त होना चाहिए। तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका के दौरान ये राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देन संसद की महिला सशक्तिकरण समिति के संदर्भ में पॉइंट्स दिए गए हैं। 97 में इसको बनाया गया था, और लोकसभा और राज्यसभा के बराबर सदस्य होते हैं इसमें। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि लोकसभा के इसमें होते हैं 20 और राज्यसभा के होते हैं 10 सदस्य। ठीक है। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट्स होती हैं उन पर विचार करती है ये समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें बात की गई है संसदीय फोरम के संदर्भ में। पहले में कहा गया है जो पहला फोरम था वो 1952 में बनाया गया था, और जो जनसंख्या पर गठित फोरम होता है उसके पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो सबसे पहला जो बनाया गया था वो 1952 में नहीं 2005 में बनाया गया था, और सभी जो संसदीय फोरम होते हैं उनके पदेन अध्यक्ष होते हैं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन जो जनसंख्या पर गठित फोरम होता है, और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित होता है, केवल ये दो ऐसे होते हैं जिनका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। किसके जो जनसंख्या पर गठित फोरम है और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गठित फोरम है, इनके राज्यसभा के चेयरमैन पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाकी जितने भी फोरम होते हैं उनके लोकसभा के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। फिर इसमें बात की गई है राज्यपाल के संदर्भ में। नियुक्ति संसद के द्वारा होती है और इनको हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित है। तो कौन सा करेक्ट होगा? इसमें दोनों ही इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि नियुक्ति संसद करते हैं और ना ही इनके विषय में जो प्रक्रिया है वो उसका वर्णन संविधान में किया हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर परिवार न्यायालय के लिए कहा गया है कि इसका जो निर्माण है वो 1984 के एक्ट से किया गया था, और इसकी स्थापना राज्य सरकारें उच्च न्यायालयों की सहमति पर कर सकती हैं, और ये केवल एक बार अपील का अधिकार देता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तीनों ही, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। और जो एक बार अपील का अधिकार देता है वो देता है हाई कोर्ट में। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फैमिली कोर्ट में कोई केस है तो नेक्स्ट वो हाई कोर्ट में उसको ले जाया जा सकता है एक बार अपील कर। फिर देखिए इस क्वेश्चन में हमको सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है, यानी कि ए हो जाएगा हमारा 4। आर्टिकल 371 हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात से, एंड आर्टिकल 371 सी हो जाएगा मणिपुर के विशेष प्रावधान से। आर्टिकल 371 आई हो जाएगा गोवा के विशेष प्रावधान से, और आर्टिकल 371 जे हो जाएगा कर्नाटक के विशेष प्रावधान से। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है पंचायती राज जो
भाग 11 में पंचायती राज के अनिवार्य प्रावधान शामिल हैं, उनके बारे में कहा गया है। ये तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करता है और पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों की, यानी सीट्स की, यहाँ पर स्थान नहीं सीट्स होगा, सीट्स के आरक्षण की बात करता है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन जो ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, यहाँ पर ये अनिवार्य आरक्षण ना होकर स्वैच्छिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरक्षण किया जाता है पिछड़े वर्गों के लिए वो स्वैच्छिक होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। केवल 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बात की गई है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। इनके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इनको राज्यपाल इनके सदस्यों को हटा सकते हैं। फिर कहा गया है इनका जो अध्यक्ष होता है उनका कार्यकाल के बाद, वो अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 ईयर्स या 62 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 62 ईयर्स ऑफ एज। और दूसरा ये है कि इनको नियुक्त तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाता कौन है? प्रेसिडेंट। हटाते राज्यपाल नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इससे रिलेटेड, तो याद रखिएगा। सही नहीं स्टेटमेंट्स फर्स्ट और सेकंड है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, पहले में कहा गया है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष के पदेन सदस्य होते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है ये 1993 के एक एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था। इसका मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें चेयरमैन के अलावा चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स होते हैं और 4 पदेन सदस्य होते हैं। जो 4 पदेन सदस्य होते हैं वो एक होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज से, उसके बाद दूसरे होते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससीज, तीसरे नेशनल कमीशन फॉर एसटीज और चौथी नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो ये हमारा पॉइंट बिल्कुल सही हो गया और पहला पॉइंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, ये एक सांविधिक आयोग है, इसके लिए कहा गया है, और इसमें सूचना आयुक्तों की जो संख्या है वो 10 से अधिक नहीं हो सकती। और मुख्य सूचना आयुक्त या जो सूचना आयुक्त मेंबर्स होते हैं वो उनकी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये कब आया था? एक्ट आया था 2005 में, तब से ये बना है। ठीक है, तभी एक सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी कमीशन है। फिर अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन सा सुमेलित है। तो जो हमारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई जो होता है इसका गृह मंत्रालय लिखा हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ये कार्मिक मंत्रालय, और अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय। तो सेकेंड और थर्ड हमारा सुमेलित है, लेकिन फर्स्ट सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है? क्योंकि ये आता है हमारा सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के तहत। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारे सामने आता है क्वेश्चन एक सीबीआई से रिलेटेड। इसमें कहा गया इसकी स्थापना जो हुई थी वो संथानम आयोग की सिफारिश के बाद हुई थी और इसकी स्थापना अधिनियम बनाकर की गई थी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि संथानम आयोग की सिफारिश से ही सीबीआई और सीवीसी दोनों की ही स्थापना हुई थी। ठीक है, एक तो ये, और उसके बाद 1963 में ये बना था और इसको बनाया गया था गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा, ना कि किसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अधिनियम के द्वारा नहीं बना था, एक रेजोल्यूशन पारित किया गया था जिसके तहत इसको बनाया गया था। और पहले तो ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही था, लेकिन बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले था ये गृह मंत्रालय के तहत, बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले गृह मंत्रालय में था, बाद में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आ गया था। और इससे जो शक्ति मिलती है वो मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एक्ट 1946 के द्वारा। ठीक है, उस एक्ट से ये अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इससे रिलेटेड, अब मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसका हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। इसको लघु संविधान भी कहते हैं और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा गया है इसके तहत, और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की भी
इसके तहत व्यवस्था की गई थी। तो इसमें हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का पहली बार जो विचार था वो किसने रखा था? ये रखा था एम.एन. रॉय ने। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एम इधर लिखा हुआ है M.R.N. रॉय, तो ये आर हटा लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, M.N. रॉय ने। ठीक है, 1934 में इन्होंने रखा था ये विचार, और उसके बाद ऑफिशियली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने माना था 1935 में इसकी मांग रखी थी। ठीक है, और M.N. रॉय जो थे बेसिकली एक ये लेफ्ट मूवमेंट के नेता थे। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार और राज्य के जो DPSPs होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच में संतुलन को संविधान का मूल ढांचा बताया था? देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि समय समय पर जो केसेस आते रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे को निर्धारित करती रही है, संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो इसको मूल ढांचा कब बताया था, कौन से केस के तहत? तो ये बताया था मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 का है। राइट, आगे देखते हैं। स्टेटमेंट्स है, पहले में कहा गया है जो फुल बॉडी सिक्के होते हैं इनका आंतरिक मूल्य इसके अंकित मूल्य से अधिक होता है, और जो सिक्का अधिनियम 2011 है इसके अनुसार सिक्कों को पिघलाना जो होता है वो निषिद्ध है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दोनों ही बिल्कुल सही है। देखिए फुल बॉडीड कॉइन क्या होता है कि इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसकी फेस वैल्यू से अधिक होती है, और जो टोकन कॉइन होते हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी फेस वैल्यू से कम होती है। राइट, और ये एक्ट के तहत इसको निषिद्ध कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा 1000 रुपए तक के सभी सिक्के जारी किए जाते हैं, और जो 1 रुपए का नोट होता है उसमें RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। स्मारक सिक्के जो हैं वो कानूनी निविदा है, यानी कि लीगल टेंडर है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल पहला स्टेटमेंट सही है। 1 रुपए के नोट पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका साइन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। और स्मारक सिक्के जो होते हैं कोमेमोरेटिव कॉइन्स, वो लीगल टेंडर नहीं होते हैं। ठीक है, वो तो कोमेमोरेटिव ही होते हैं। ठीक है, मतलब किसी की मेमोरी में जारी किए जाते हैं, उनको लीगल टेंडर के रूप में नहीं लिया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो गया है। फिर हम देखते हैं कि कोर बैंकिंग समाधान जो है वो केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन और शाखा रहित बैंकिंग के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म के साथ एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद कहा गया RBI द्वारा NPA समस्या को हल करने के लिए इसे सुझाया गया था। देखिए कोर बैंकिंग का और NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, फिर 44th क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया तत्काल जो भुगतान सेवा होती है यानी कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको NPCI यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है। ये केवल बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है और ये सेवा 24/7 उपलब्ध रहती है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये बैंक्स और प्रीपेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके द्वारा भी ये सर्विस ऑफर की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बात की गई है कि जो रुपए कार्ड है वो भारत का रुपए कार्ड है, ये 5वां पेमेंट गेटवे है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते के साथ रुपए कार्ड दिया गया है। साथ ही ये क्रेडिट कार्ड होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 5वां ना होकर ये 7th है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते के साथ ये रुपए कार्ड दिए जा रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड ना होकर कौन सा कार्ड है? डेबिट कार्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? हमें इसमें से बताना है करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा ही सही है। फिर हम आगे देखते हैं। इसमें बात की गई है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं वो किसी बैंक की डिमांड देनदारी के तहत आते हैं। देन देयताओं में जमाकर्ताओं को कम ब्याज दिया जाता है, और डिमांड देनदारियों को लिक्विड फॉर्म में बदलने के समय ये लगता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा केवल बी। करेक्ट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है फिक्स्ड डिपॉजिट किसी बैंक की डिमांड देनदारियों के तहत नहीं आते हैं, टाइम्ड लाइबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मांग देनदारियों के अंतर्गत। ठीक है, और जो डिमांड देनदारियां हैं इनको लिक्विड फॉर्म में बदलने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लगता है बल्कि कम लगता है, क्योंकि अधिक उसमें होती है तरलता और आसानी से मांग को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट केवल बी करेक्ट होगा। फिर आते हैं फिलिप कर्व की तरफ। फिलिप कर्व की बात कही गई है। इसका
जो रिलेशन है वो किससे है, वो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से। देन प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र होते हैं वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अधिकतम कोटा प्राप्त है, किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा कोटा प्राप्त है, कृषि क्षेत्र को। इसको लगभग 18% का कोटा मिला है। ठीक है, प्राथमिकता यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोन्स देने में सबसे ज़्यादा किसको देने की बात कही गई है, 18% कोटा दिया गया है कि कृषि क्षेत्रों को लोन देना है। फिर आते हैं जो हमारे कमज़ोर वर्ग होते हैं, इनको 10% का। उसके बाद जो माइक्रो और जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लगभग 7.5% का कोटा दिया गया है। देन मीडियम और जो स्मॉल और बाकी जो अन्य होते हैं इंडस्ट्रीज उनको दिया गया है 4.5% का। ठीक है, तो आप एक बार ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में इनका कोटा निर्धारित है। फिर बात की गई है कि आरबीआई अधिनियम जो है 1934 में लाया गया था और सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे वो इसके पहले गवर्नर थे। फिर कहा गया है सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिर कहा गया है कि आरबीआई के कार्य क्या होते हैं। आरबीआई के क्या कार्य होते हैं, पहले में है कि मौद्रिक नीति का प्रारूपण और कार्यान्वयन और निगरानी करता है, और जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 है उसका प्रबंधन करता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 को मैनेज करता है, 1999 को। और आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से सभी बैंकों को विनियमित करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये मैनेज जो करता है, विनियमित करता है, वो 1949 के आर्टिकल से करता है सारी बैंक्स को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आरबीआई के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसका जो केंद्रीय कार्यालय है, कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित था और बाद में 1937 में इसको मुंबई लाया गया, और ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। फिर कहा गया है केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका जो स्वामित्व है ये पूरी तरह से भारत सरकार के अंतर्गत है। ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इजी है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे पॉइंट्स पर, तो ये याद रखिएगा। देन आता है भुगतान संतुलन में चालू खाते के घटक कौन से हैं इसमें से, तो प्रेषण, आय, ऋण, सेवाएं, तो कौन सा होगा। देखिए अगर आपको ये पता है कि जो लोन है वो चालू खाते में नहीं आएगा, ठीक है, वो पूंजी खाते में आएगा, तो इसी से आप देख सकते हैं कि 1 to 4 जिसमें दिए हैं वो ऑप्शन हो जाएगा, 3 नहीं होगा क्योंकि बाकी सब में 3 दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कौन सा हो सकता है इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी। फिर फॉरेक्स रिजर्व होता है जो आरबीआई का, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, एसडीआर और हीरे। देखिए हीरे इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं, बाकी तीनों चीज़ें होती हैं। एसडीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि अक्टूबर 2018 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और जापान ने $25 बिलियन के करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया था। करेंसी स्वैप क्या होता है कि जो कंट्रीज होती है वो किसी तीसरी देश की, जैसे अमेरिकन डॉलर यूज होता है तो उसको यूज नहीं करेंगी, अपनी करेंसी में ही अदला बदली करेंगी, एक्सचेंज करेंगी। ठीक है, ये होता है बेसिकली करेंसी स्वैप, और इसमें इसको पहली बार भारत और जापान ने ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, 2008 में भी हुआ था और 2013 में भी हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम देखते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के संदर्भ में कहा गया है 97 में स्थापित हुआ था। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है और एपेक का सदस्य नहीं है भारत। फिर कहा गया है ये सुनिश्चित करता है कि समान सेवाएं, निवेश और लोग सीमाओं के पार आसानी से जा सके। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा। इसकी स्थापना 97 में नहीं 1989 में हुई थी। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर्स हैं, राइट। देन आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है शून्य बजट प्राकृतिक खाते की। शून्य बजट खाता नहीं, खेती पारंपरिक भारतीय प्रथाओं से प्रेरित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। फिर कहा गया ये पहली बार केरल में विकसित हुई थी। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है क्योंकि केरल में नहीं कर्नाटका में हुई थी ये। ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। फिर हम देखते हैं
कि किसने कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है एमएसपी के संबंध में पॉइंट्स दिए गए हैं। 14 खरीफ और 6 राबी फसलों को इसमें शामिल किया जाता है और कॉमर्शियल जो फसल है वो केवल एकमात्र गन्ना है। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसके अलावा भी कुछ कॉमर्शियल फसल होती हैं, जैसे एक हो गया जूट और दूसरा हो गया कोपारा। ठीक है, और जो गन्ना है इसके लिए बेसिकली एफआरपी जारी किया जाता है, लेकिन इसको हम एमएसपी अगर जारी किया जाना है लिख रहा है तो ये गलत नहीं मानेंगे। 23 क्रॉप्स हैं बेसिकली जिन पे जारी किया जाता है। 14 खरीफ हो गए, 6 राबी हो गए और गन्ना जो हो गया वो एक हो गया कॉमर्शियल फसल, जूट कॉमर्शियल हो गया और कोपारा ये हो गया कॉमर्शियल। देखिए कहीं कहीं पर आप ये भी देखेंगे कि कॉटन को कॉमर्शियल फसल में इंक्लूड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है राबी और खरीफ में फसलों को, इसलिए यहाँ पर कॉमर्शियल में नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि 2017 में वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई औद्योगिक नीति तैयार करनी शुरू कर दी थी और इसके अंतर्गत 4 विषय आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंतर्गत 4 विषय नहीं 6 विषय आते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 विषय मैं बता देती हूँ आपको। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी और छठा है स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो आप एक बार सुन लीजिए, इतना ज़रूरी नहीं है इनको रटना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मृदा एक गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है और फिर कहा गया है पेडल्फर जो मृदा है इसमें एल्यूमिनियम और लौह तत्व युक्त होती है। फिर आता है लेटराइट मृदा निक्षालन की क्रिया से निर्मित होती है। निक्षालन का मतलब होता है लीचिंग। ठीक है, तो क्या होगा इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट? तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। देखिए पेडाल्फर अगर आप नाम लिखेंगे तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम आता है बीच में और फेर आता है, इसका नाम ही इसलिए ऐसा रखा गया है एल्यूमिनियम और फेरस। फेरस इज फॉर आयरन। ठीक है, तो इस कंसिस्ट किससे होता है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से। तो ऐसे हम चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, इसका नाम ही उसी पर बेस्ड है, लेकिन अगर हिंदी में लिखा होगा तो हम शायद ध्यान ना दे पाएँ। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि ये वन जो हैं ये विषुवतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और 40% पृथ्वी में इन्हीं वनों को पाया जाता है। उसके बाद महोगनी, रोजवुड जैसे जो हैं वो इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि 40% नहीं लगभग 12% ही ये पाए जाते हैं पूरी पृथ्वी पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कुमारी शब्द जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यानी कि स्थानांतरित कृषि के लिए यूज़ किया जाता है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? पश्चिमी घाटों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है पायरोफाइट्स, क्योंकि कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां ना होकर ये अग्नि प्रतिरोधी प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो सुमेलित हैं उनको देख लेते हैं। ट्रोपोफाइट्स जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन तथा घास वाली वनस्पतियां होती हैं। हाइग्रोफाइट्स जो है वो अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले होते हैं और मीजोफाइट्स जो होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वनस्पतियां हैं। राइट, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये है पिट्सबर्ग। ठीक है, पिट्सबर्ग जो है ये विश्व की इस्पात राजधानी है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वेज नहर के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। स्वेज नहर के संदर्भ में कहा गया है कि भूमध्य सागर को खाड़ी से जोड़ती है। उसके बाद कहा गया है ये मिस्र की नील घाटी के निचले भाग तथा सिनाई प्रायद्वीप को पृथक करती है। और साथ ही थर्ड पॉइंट दिया गया है कि इसका जो उत्तर में पोर्ट है वो पोर्ट सईद है और दक्षिण में जो पोर्ट है वो है पोर्ट स्वेज। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है। ये पोर्ट्स बिल्कुल सही है। जो नॉर्थ में पोर्ट है वो है हमारा पोर्ट सईद और जो साउथ में है वो पोर्ट स्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका निर्माण 1869 में हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है सकाई जनजाति। ये पश्चिमी अफ्रीका में ना होकर कहाँ की है? मलेशिया की।
ठीक है, मलेशिया की है। और उसके बाद जो सुमेलित है वो देख लेते हैं, माया जनजाति मध्य अमेरिका, किर्गिज जो है मध्य एशिया, और मसाई केन्या। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जापान से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। 5500 द्वीप पे पाए जाते हैं यहाँ पर। जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वो शिकोकू द्वीप में है। तो इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें लगभग 3900 आइलैंड्स पाए जाते हैं। और जापान में बेसिकली 4 मेन द्वीप पाए जाते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, कौन से? एक हो गया होन्शु, एंड देन दूसरा हो गया हमारा होकाडो, तीसरा हो गया क्यूशु, और चौथा हो गया शिकोकू। तो जो ये पाया जाता है टोक्यो, ये होन्शु में पाया जाता है। होन्शु में टोक्यो पाया जाता है। इस तरह से 2-3 बार बोल लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका हमने करेक्ट आंसर देख लिया है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में यूरोपीय महाद्वीप की बात की गई है। कहा गया है कि ये महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। बिल्कुल सही बात है। 3 ओर से महासागर से घिरा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसके पूर्व में यूराल पर्वत और कैप्सिकन सागर है, और जिससे ये एशिया से पृथक होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत? बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो कौन सी झील है जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा विक्टोरिया झील। देन कर्क रेखा से निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई भी किया था। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। आप आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 4। जो 8 है राज्य, मैं उनके नाम बता देती हूँ एक बार आपको जल्दी से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, ये 8 स्टेट्स हैं वो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कहा गया है कि इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और तमिलनाडु की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है, और ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तमिलनाडु की सबसे बड़ी नहीं है, किसकी है? गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो पहले तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि कितने राज्यों से लगती है। राज्य या यूनियन टेरिटरीज दोनों ही इंक्लूड कर रही हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 5 से लगती है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो मैं आपको बता दूं, रिसेंटली जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गया है और इसके बगल में आ गया है लद्दाख। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको ध्यान रखें। तो चाइना से अब जम्मू कश्मीर टच नहीं होता है, लद्दाख टच होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर बी। और जो 5 राज्य हैं वो हो जाएंगे, राज्य एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों इंक्लूडेड हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा और ना ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा इसको। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए हैं जो चाइना से सीमा टच करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक एरा में जो क्रिटेशियस कल्प था उसमें हुआ था, और इस क्षेत्र में बेसाल लावा का जमाव मिलता है। तो दोनों ही बातें हमारी सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों की सीमा पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है केरल एंड तमिलनाडु। कहाँ पर? केरल एंड तमिलनाडु। देन फिर इसमें कहा गया है पश्चिमी घाट जो है हमारा पश्चिमी घाट, ये ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। और ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये एक प्रायद्वीपीय पठार का ही भ्रंश का गार है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। देन दूध सागर जो वाटरफॉल है ये किस नदी में अवस्थित है? ये है मांडवी, ये गोवा में है, मांडवी रिवर उसी में ये गिरता है। ठीक है, देन निम्नलिखित विशेषताएं किस फसल से संबंधित हैं? तो देख लेते हैं जल्दी से क्या विशेषताएं दी गई हैं। पहले में कहा गया है कि इसकी जो उत्तम कृषि के लिए इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अत्यधिक वर्षा आवश्यक होती है। लाल, लैटराइट, चिकनी एवं दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है, आवश्यक होती है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रबर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पी तरंग ध्वनि तरंगों की भांति चलती हैं। सभी भूकंपीय तरंगों में एस तरंग की गति सबसे अधिक है। उसके बाद एस तरंग सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती है।
तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर करेक्ट होंगी कि नहीं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आता है कि नहीं आता है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि जो पी वेव्स हैं इनकी तुलना में इसकी गति जो होती है वो 40% कम होती है। पी वेव्स की तुलना में इसकी गति 40% कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो है कैलिफोर्निया स्ट्रीम, क्योंकि कैलिफोर्निया स्ट्रीम हमारी कोल्ड होती है, ना कि वार्म। ठीक है, बाकी जो सही है उनको एक बार देख लेते हैं। लैब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड है, क्यूरोशिया वार्म है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीम भी कोल्ड है, राइट। देन अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बात की गई है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो कजरी महोत्सव जो है वो मिर्ज़ापुर में, और कल्की महोत्सव आगरा, सुलेकुल महोत्सव संभल। पहला वाला बिल्कुल सही है, लेकिन कल्की जो है वो संभल में होता है और सुलेकुल होता है आगरा में, इसलिए जो सही नहीं है वो है 2 and 3। देन सालीग्रामी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये जाना जाता है गंडक को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सालीग्राम पत्थर पाए जाते हैं। फिर अगले में बात की गई है कि कौन सा हमें एक्चुअली इसमें सुमेलित करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं पहले। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरेनियम जो है वो ललितपुर से हो जाएगा, कोयला हो जाएगा सिंगरौली, ग्रेफाइट हो जाएगा हमीरपुर, एंड संगमरमर मिर्ज़ापुर। ठीक है, एक बार फिर से हमें मैच करना है, देखना है कौन सा मैच है करेक्टली। तो जो सहरिया ट्राइब है ये सोनभद्र में नहीं ललितपुर में पाई जाती है, और जो चेरो ट्राइब है ये सोनभद्र में और कहाँ पाई जाती है? चंदौली में। और बुक्सा बिल्कुल करेक्टली मैच है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखते हैं। सई नदी का उद्गम स्थल है भिजवान झील, भिजवान झील। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी का मुख्यालय गांधीनगर में है। इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। इसका कार्य क्या है कि ये वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थाओं जिन्हें कि आरबीआई या सेबी जैसे जो विनियामक है उनके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है उन सबको विनियमित करना। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 26वां सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने की थी इसकी अध्यक्षता, और ये की वर्चुअल समिट हुई थी क्योंकि कोविड-19 के चलते यहाँ आना जाना अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अलाउड नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली और लेह में चलाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित परियोजना किस एजेंसी के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई थी एनटीपीसी। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है, यानी कि सीप्री। देन अगले पॉइंट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है वो वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में टॉप 3 कंट्रीज में आता है, और इस भारत का जो खर्च है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कम हो रहा है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जो ये भारत का खर्च है वैसे तो बढ़ रहा है, लेकिन एज अ परसेंटेज इन जीडीपी देखें तो वो कम हुआ है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेब आधारित डैशबोर्ड है प्रकृति, ये किसने विकसित किया है? इसका फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो ये बेसिकली कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड है। तो इस डैशबोर्ड को आईआईटी दिल्ली ने शुरू किया है, विकसित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्वामित्व योजना के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है ये योजना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर शुरू की गई थी, और इसका मकसद है कि मनरेगा के तहत बनाई गई संपत्ति की जांच की जाए। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण भारत है उसके लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान को प्रदान किया जाए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा केवल। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ग्लोबल बासव जयंती, बसव या बासव आप जो कहें उसको कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बसवेश्वरा जो थे साउथ इंडिया में 12वीं शताब्दी के दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इनके जन्म के दिन मनाया जाता है। 1131 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ पर हैं? विशाखापट्टनम, पादुर और मंगलुरु, ये तीनों ही जगह स्थित हैं। और 2 जगह सरकार योजना बना रही है स्थित करने का। अगर आपने पढ़ा है तो इसका जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि कहाँ पर सरकार योजना बना रही है। इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार ये 2010 में मनाया गया था और इस साल इस मौके पर स्वामित्व और ई ग्राम स्वराज नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। स्वामित्व और ई ग्राम स्वराज नामक कार्यक्रम शुरू किया है। कुल मिलाकर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है किस्सा ख्वानी बाजार नरसंहार, इसका संबंध खुदाई खिदमतगार आंदोलन से है कि कार्यकर्ताओं से है और इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन इसके 100 नहीं 90 वर्ष पूरे हुए हैं। 23 अप्रैल 1930 को खुदाई खिदमतगार आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों द्वारा जो एक किया गया नरसंहार था वही है ये, और इसका स्थल था किस्सा ख्वानी बाजार। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस के संबंध में पॉइंट्स दिए गए हैं। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी इसकी थीम थी और ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट, क्योंकि 23 अप्रैल को नहीं 25 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आगे देखते हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहा गया है इसे जयपुर वर्षावन के नाम से जाना जाता है और पटकाई पहाड़ियों में के पर्वत पदीय क्षेत्र में ये स्थित है। तो इसका आंसर दोनों ही सही हो जाएंगे और ये असम में लोकेटेड है। राइट। फिर अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि हाल ही में चर्चा में रही है द प्रिजो पुल। द प्रिजो पुल के संदर्भ में पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और ये एक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुल है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है और बीआरओ ने इसका निर्माण मात्र 27 डेज में किया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पुल है और ये इंडिया और चाइना के बीच जो LAC है उस तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ट्विस्ट से रिलेटेड। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अपने मार्केट जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है उसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से। ऑपरेशन ट्विस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020। इसके मुताबिक 2019 में भारत में लगभग 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए थे और ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसको नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल का इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर है IDMC, वो जारी करता है, ना कि वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, इसमें इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की रैंक है 142nd। फिर 102nd क्वेश्चन आ गया है हमारा ब्लू डॉट नेटवर्क। इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल है। इसकी घोषणा इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में की गई थी और ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये औपचारिक रूप से 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड के बैंकॉक में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में घोषित किया गया था। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें सरकारों, निजी क्षेत्र और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं इन सबको एक साथ लाकर वैश्विक अवसंरचना विकास के लिए उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधि आयोग के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है ये सांविधिक निकाय है। फिर कहा गया है पहले विधि आयोग का गठन 1950 में हुआ था और हाल ही में जो गठित है वो 22वां है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये सांविधिक निकाय ना होकर ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको भारत सरकार द्वारा समय समय पर बनाया जाता है और जो पहला है वो 1955 पे बना था। राइट, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। देन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के जो 13वां सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन किया गया है गांधीनगर में। कहाँ किया गया है? गांधीनगर में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन, गैस कार्बन और
जल में परिवर्तित किया जाता है और इसके तहत क्या होता है, जो हानिकारक प्रदूषक हैं वो वायुमंडल में निकलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि ये एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में यूज होने वाली तकनीक है और किसी भी खतरनाक प्रदूषक को ये उत्सर्जित नहीं करती है। राइट, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोरॉक टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस तकनीक का इस्तेमाल करके कोरल रीफ रिस्टोरेशन करने की योजना बना रहा है और इसमें एक कम वोल्टेज की धारा समुद्र जल में प्रवाहित की जाती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ये इसको बेसिकली खनिज अभिवृद्धि प्रौद्योगिकी भी कहा जा रहा है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुजरात के वन विभाग की मदद से पहली बार बायोरॉक या ये जो तकनीक है खनिज अभिवृद्धि तकनीक, इसको ये भी कहा जाता है, इसका उपयोग करके जो कोरल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रही है। राइट, तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ये किसके बीच में हुई? ये भारत और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। रिसेंटली इसको जुलाई और अगस्त में होना था लेकिन ये कोविड-19 के चलते रद्द कर दी गई है। ये द्विवार्षिक एक्सरसाइज है और ये अगली होगी अब 2022 में। ठीक है, तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज का संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट को ओपेक द्वारा जारी किया जाता है और इसके मुताबिक इस वर्ष पहली तिमाही में जो वैश्विक ऊर्जा की मांग है वो 2019 की पहली तिमाही की तुलना में 3.8% कम हुई है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि इसको ओपेक जारी नहीं करता है, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, और वैश्विक ऊर्जा मांग और CO2 उत्सर्जन पर इसने कोविड-19 संकट का जो प्रभाव हुआ है उसको शामिल किया है, जिसके चलते उसने ये बताया है कि 3.8% 2019 की पहली तिमाही से 2020 की पहली तिमाही में डिफरेंस आया है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे देखते हैं। भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर नियुक्त किया है? तो TS तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। देन अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि कौन इनमें से किसका कैलोरिक मान यानी कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो उसको व्यवस्थित करना है। बेसिकली सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 4321। सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले आ जाएगा एथेनॉल, उसके बाद आ जाएगा पेट्रोल, देन बायोगैस, देन कोल। ठीक है, तो इस हिसाब से अरेंज हो जाएगा। 4321 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कौन सी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? कौन है सबसे अच्छा चालक? तो सिल्वर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर और कॉपर होता है बेसिकली दोनों। उसके बाद हम देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एप्पल में। फिर गोल्डन राइस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए में से भरपूर होता है और उसके बाद कहा गया है कि मनुष्य का जो शरीर है वो स्वयं जो विटामिन ए होता है उसका निर्माण नहीं कर सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा? ये दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भरपूर होता है गोल्डन राइस इससे, एंड इसमें विटामिन ए जो होता है इसका निर्माण मनुष्य का शरीर नहीं कर सकता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से जो वो विटामिन हैं जिनका निर्माण ह्यूमन बॉडी खुद कर लेती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर बताइएगा। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे नोबेल तेल कहा जाता है? नोबेल तेल यानी कि नोबेल ऑयल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। राइट, आगे देखते हैं। कहा गया है कि जो विटामिन बी और सी है ये वसा में घुलनशील है और AED जो है ये पानी में घुलनशील है। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है क्योंकि ये गलत दिया हुआ है, दोनों ही ऑपोजिट होंगे। जो विटामिन बी और सी है ये पानी में घुलनशील होता है और AED जो है ये फैट में घुलनशील होते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लगभग सभी जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया और झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्राथमिक कार्य है ये है ATP के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करना। और माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के लिए जाना जाने वाला एकमात्र जो यूकैरियोटिक जीव है वो है ऑक्सीमोनड। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया है कि पायरिडॉक्सिन जो है वो किस विटामिन का
वैज्ञानिक नाम है। तो ये विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है। और बाकी विटामिन के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का हो गया रेटिनॉल, विटामिन सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ई का हो गया टोकोफेरॉल। ठीक है, तो हमें सबके नाम पता होने चाहिए, वैज्ञानिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें मैरस्मस रोग कहा गया है किसकी कमी से होता है। तो ये रोग बेसिकली होता है न्यूट्रिशंस की कमी से, और उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की ही कमी आ जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं। तो ये करते हैं पेरेन्काइमा ऊतक। कौन से ऊतक? पेरेन्काइमा ऊतक। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी करेक्ट। ठीक है, ये पेरेन्काइमा एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है, और ये जो पौधों में जमीन के ऊतकों का एक प्रमुख हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पर अन्य ऊतक जैसे संवाहिनी ऊतक एम्बेडेड होते हैं, तो ये गैर संवाहिनी होते हैं और सरल, जीवित और उदासीन कोशिकाओं से बने होते हैं जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए संशोधित होते हैं। और पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण, भंडारण, श्वसन, उत्सर्जन और पानी और विलय के रेडियल परिवहन जैसी गतिविधियों के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये हमने देख लिया, इसका ऑप्शन बी हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टाइफॉइड जो है वो एक जीवाणु संक्रमण है। दूसरे में कहा गया है ये हवा से फैल सकता है, एंड फिर कहा गया है कि कोई भी जानवर इस बीमारी का वाहक नहीं होता है, इसलिए इसका संचरण हमेशा मानव से मानव में होता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये हवा से नहीं फैलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि साइट्रस कैंकर खट्टे फलों का एक वायरल रोग है। तो ये वायरल रोग नहीं है, जीवाणु से होता है, और ये रोग पत्तियों, शाखाओं, तनों और नए अंकुरों और फलों पर छोटे गोल छाले की तरह बनता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास्चुरीकरण से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए, यानी कि पास्चराइजेशन। पहले में कहा है ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके संग्रहित किया जाता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, देन आगे बढ़ते हैं। कोशिका में उपस्थित जेली जैसा पदार्थ है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है वो कौन सा हार्मोन है, कौन सी ग्रंथि के द्वारा ऐसा हार्मोन निकलता है जो नमक के संतुलन को बनाए रखता है। तो कौन सा वो है? वो है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मेड्यूला रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। दूसरे में कहा गया है थैलेमस जो होता है ये संवेदी और मोटर सिग्नलिंग के लिए एक प्रमुख योगदान केंद्र है। ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के अच्छे स्रोत की विशेषताएं क्या होंगी? क्या होंगी विशेषताएं? कि ये आसानी से सुलभ हो और प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान से बड़ी मात्रा में कार्य करता हो। उसके बाद है स्टोर करने और परिवहन के लिए आसान हो। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड ब्लड सेल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों में हीमोग्लोबिन के तहत के द्वारा, और उसके बाद ये बोन मैरो में निर्मित होते हैं और इनका लाइफ स्पैन 240 दिन होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, पहली और दूसरी सही है। 120 दिन होता है इनका लाइफ स्पैन। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। आगे देखते हैं। इसमें बात की गई है मानव रक्त के पीएच की। ये जो मानव रक्त का पीएच है वो बताया गया है 7.35 से 4.5 के बीच में होता है, और पीएच को बनाए रखने में दो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है फेफड़ा और किडनी। तो ये दोनों बातें भी बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सल्तनत काल से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दीवान आरिज जो होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसका सर्वोच्च अधिकारी, दीवान आरिज का सर्वोच्च अधिकारी आरिज मामलिक होता है, ममालिक। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है ये प्रधान सेनापति होता है। उसके बाद कहा गया है कि ख्वाजा जहां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन ये प्रधान सेनापति नहीं होता था। आरिज सेना का प्रधान सेनापति इसलिए नहीं होता था क्योंकि सुल्तान स्वयं सभी सशस्त्र सेनाओं का नेतृत्व करता था। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एकता व्यवस्था के संदर्भ में स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें लिखा है एकता के सैनिकों को वेतन सुल्तान देता था, जबकि सुल्तान नहीं देता था।
और तो इसका प्रमुख मुक्ति कहलाते थे और मुक्ति अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे और मुक्ति आवश्यक खर्च के बाद जो बचा हुआ धन होता था वो सरकार को देता था। इसका मतलब मुक्ति ही सैनिकों को वेतन देते थे, ना कि सुल्तान। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्तनत काल में गुलामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कहा गया इनकी शादी करने की इनको अनुमति प्राप्त थी और कुछ मात्रा में निजी संपत्ति रख सकते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। सल्तनत काल में गुलाम व्यवस्था थोड़ी ठीक थी कंपैरेटिवली। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि हमें कौन सा सिलसिला है ये पहचानना है और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि इसकी स्थापना भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन ने की थी, विचारधारा इनकी कट्टरपंथी थी और औरंगजेब इसका अनुयायी था। तो ये कौन सा था सिलसिला? ये था नक्शबंदी सिलसिला। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंबुबाची मेले के संदर्भ में पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है ये मेला ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध मेला है और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली ओडिशा का नहीं, असम का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, अंबुबाची ए से है, आ से, ये भी और ये भी आ से, असम का है और इसको पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर वेदांत विचारधारा से संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि इसमें उपनिषदों में जो वर्णित जीवन प्रणाली के दर्शन को स्वीकार किया गया है और इस दर्शन का आधार निर्मित करने वाला जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ब्रह्मसूत्र। तो इससे रिलेटेड ये दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। जो ये ग्रंथ है इसको बादरायण ने लिखा था और इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही जीवन की वास्तविकता है, अन्य सभी बातें मिथ्या हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मंदिर निर्माण की जो वेसर शैली थी तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इसमें खुला प्रदक्षिणा पथ होता था और कर्नाटक शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। खंभों, दरवाजों और छत को बारीक नक्काशी से सजाया जाता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देन आगे बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह था उसमें कौन सा रीजन्स थे? वेलेजली की सहायक संधि बिल्कुल एक रीजन था, चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल भी एक रीजन था और सेना में भारतीय सैनिकों के साथ जो पक्षपात होता था ये भी था और समाज सुधार कानून। तो ये चारों ही बेसिकली रीजंस थे, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उससे संबंधित पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है कि इसके द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी और कांग्रेस इस अधिनियम से संतुष्ट थी। पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कांग्रेस ने इसको निराशाजनक और असंतोषकारी कहा था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, यही है स्वराज पार्टी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर कांग्रेस खिलाफत लग गया है तो यही स्वराज पार्टी ही है। ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के बाद की गई थी और नवंबर 1923 में हुए चुनावों में स्वराज्यों को मध्य प्रांत, बंगाल, उत्तर प्रदेश और बंबई में सफलता मिली। देन लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर सरकार की पराजय एक इसकी बड़ी सफलता थी। यहाँ पर हमारे तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कॉमिंटर्न के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे एम.एन. रॉय और भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। कॉमिंटर्न क्या है? कॉमिंटर्न एक तरह से एक समिट थी, ये रूस का अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन था। ठीक है, तो वहाँ पर सारे देश के जो साम्यवादी नेता थे वो इकट्ठा होते थे, तो इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। ये वहाँ पर चुने गए थे, भारतीय थे जो पहले चुने गए थे। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भगत सिंह के संदर्भ में पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है ये मार्क्सवाद में पूरा विश्वास रखते थे और इन्होंने नास्तिकता का मार्ग अपनाया था। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन साइमन कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, बिल्कुल सही है। और आयोग ने केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना के विरोध में अपनी संस्तुति दी थी और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीनों ही सही है। कांग्रेस ने इसलिए बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। फिर आगे देखते हैं। अब हमको इसको कालक्रमानुसार लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो हम पहले ईयर्स देख लेते हैं। ये 1925 में हुआ था। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? 28 में 1928। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929 में हुआ था और चटगांव डकैती 1930 में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बात की गई है कि निम्नलिखित घटनाओं पर हमें देखना है इनके समय कौन से हमारे वाइसरॉय थे। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई थी, स्थानांतरित की गई थी, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी और बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किसके समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। देन लॉर्ड डलहौसी के कार्यकाल में की घटना में शामिल है, कौन कौन सी घटना शामिल है इसमें से देख लेते हैं। निचले बर्मा का अधिग्रहण, वुड डिस्पैच और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो इसमें से जो शामिल है वो तीनों ही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कोया विद्रोह। कहा गया है कि इस विद्रोह का संबंध पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्र से है और इसका नेतृत्व टोम्मा सोरा ने किया था। और इस विद्रोह ये जो विद्रोह था, इसमें नए वन कानून और वनों में जनजातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध के विरोध में ये विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये सारी ही स्टेटमेंट सही है कोया विद्रोह से रिलेटेड, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। देन फिर हमें इनको क्रोनोलॉजिकली लगाना है। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है वो थोड़े गलत हैं। ईयर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। CR फॉर्मूला 1944, अगस्त प्रस्ताव 1940, वेवल योजना 1945 और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। तो इनको अब आप अपने हिसाब से क्रोनोलॉजिकली लगा लीजिए, इसके जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो सेवा सदन BM मालाबारी और सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू, ये दोनों ही बिल्कुल सही सुमेलित हैं। भारत स्त्री महामंडल जो है ये नारायण मल्लाहर जोशी से संबंधित सुमेलित नहीं है। इसका गठन किसने किया था? सरला देवी चौधरी ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन से संबंधित कौन कौन है ये हमें बताना है। बसंती देवी, जवाहरलाल नेहरू और स्वामी विश्वानंद। तो इनमें से ये तीनों लोग ही संबंधित हैं। आपको पता है कि जो बसंती देवी थी वो CR दास की वाइफ थी, तो इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1921 में गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेवक थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का आपको पता ही है और स्वामी विश्वानंद का देख लेते हैं। इन्होंने स्वामी दर्शानंद के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज और झरिया की अनेक कोयला और खनिज खानों में मजदूरों को संगठित किया था। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। फिर लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम आज के। 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए हैं। पहले में कहा गया है कि इसमें पहली बार परिषदों को विधान परिषद का नाम दिया गया था और मुस्लिमों को पृथक सांप्रदायिक मताधिकार प्रदान किया गया था एंड परिषदों में गैर सरकारी प्रस्तावों को लाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट कौन सा है? ये सारे ही ऑप्शंस, ये सारे ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।